ओके, गुड आफ्टरनून गाइज। तो ये एक हमारी दूसरी वीडियो है, ठीक है। इसमें एक नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं साइंस से रिगार्डिंग, जनरल क्वेश्चंस भी हैं कुछ। तो ये मैंने नई वीडियो आपके लिए बनाई है, ठीक है। तो आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, जीएस के क्वेश्चन को और सॉल्व करें ताकि जिससे ज़्यादा डे टू डे आप और बेहतर होते जाएँ, ठीक है। और सीजीएल की वैकेंसी आ गई है, उसके लिए प्रिपेयर करें। और इस वीडियो के जो क्वेश्चंस हिंदी मीडियम में जिनको चाहिए वो क्वेश्चंस हिंदी मीडियम में आपको स्टार्टिंग के वीडियो में मिल जाएंगे, मिल रहे होंगे, आपने देखा होगा तो, ठीक है ना। मिल गए होंगे आपको स्टार्टिंग में। और इंग्लिश मीडियम में समझा ही रहा हूँ, तो मैं समझा रहा हूँ तो मैं भी बायलिंगुअल ही समझा रहा हूँ, तो हिंदी इंग्लिश दोनों देख के मैं समझा रहा हूँ। तो उसके लिए आपके पास दोनों ऑप्शन है। इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन वाज प्रपोज बाय। तो रेडिएशन का ना ड्यूअल नेचर होता है, ये कहना चाह रहा है। तो रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर मीन्स ये कहना चाह रहा है कि जो रेडिएशन है हमारी, जो रेडिएशन जर्नल आती है, ठीक है ना, वो क्या करती हैं, ड्यूअल नेचर शो करती हैं। पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं और वेव नेचर भी शो करती हैं। यानी कि रेडिएशन के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर, तरंगों वाले गुण और एक कण वाले गुण, कण और तरंगे, ठीक है। तो ये दोनों गुण शो करती हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था? तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, ये दिया था हमें डी ब्रॉगली ने। तो बी, तो डी ब्रॉगली ने ये कॉन्सेप्ट दिया था हमें कि जो भी हमारी रेडिएशन आ रही है ना, ठीक है, वो रेडिएशन हमारी क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर शो करती हैं। ये दिया था हमें डी ब्रॉगली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पीएच वैल्यू ऑफ ए सैंपल ऑफ मल्टीपल डिस्टिल वाटर इज नियर टू 7। जो हमारी पीएच वैल्यू आती है एक सैंपल की, देखो पीएच वैल्यू आपको पता ही है। पीएच वैल्यू ये पता लगाने के लिए होती है कि कोई भी सब्सटेंस आपका एसिड है या कोई भी सब्सटेंस आपका बेस है। अगर आपका सब्सटेंस एसिड है तो उसकी पीएच वैल्यू 0 से 7 तक बीच में आती है। और अगर मान लो कोई भी सब्सटेंस आपका बेस, बेस माने क्षारीय है, यानी कि आपका कड़वा है टेस्ट में, तो उसकी वैल्यू 7 से लेकर 14 तक जाती है। तो 7 पे किसकी वैल्यू आती है, क्वेश्चन ये। 7 पे वैल्यू आती है उन चीज़ों की जो न्यूट्रल हैं, ठीक है ना, जो न्यूट्रल हैं, जो क्या बोलते हैं, रिएक्ट नहीं करते, उन चीज़ों की वैल्यू 7 पे आती है। जैसे डिस्टिल वाटर, उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये कह रहा है पीएच वैल्यू ऑफ सैंपल ऑफ मल्टीपल डिस्टिल वाटर इज नियर टू 7, यानी कि जिस वाटर को कई बार डिस्टिल करा गया है, कई बार उसको वेपोरेट करके अलग निकाला गया है, तो कह रहा है सही बात है, पहली बात उसकी 7 के बराबर ही आएगी, क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज रेन वाटर। प्योरेस्ट फॉर्म वाटर की हमारी रेन वाटर है, बिल्कुल सही बात है ये भी, ठीक है ना। रेन वाटर बहुत प्योर होता है, लेकिन जैसे ही वो हमारे एटमोसफेयर से नीचे आता है, नीचे नीचे ट्रोपोस्फेयर में आएगा, तो उससे क्या होगा, हमारा एसिड है ना जो हवा के अंदर मौजूद है, वो उसमें मिक्स हो जाएगा, जिससे एसिड रेन की तरह एक्ट करेगा और पॉल्यूटेड वाटर हो जाएगा। लेकिन हमारा जनरली ऊपर से क्लाउड से जो रेन वाटर आ रहा है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रेन वाटर कह सकते हैं हम उसको, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, सो वी कैन टेक द आंसर सी। सी आंसर इज करेक्ट फॉर बोथ द, बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट इन दिस केस। नाउ अगला कह रहा है द एसिड यूज्ड इन आई वॉश इज। जो हम आई वॉश, यानी कि जो भी हमारी आंख में, अगर मान लो आंख की जो दवाइयाँ आती हैं, जो आंख में लोग गिरते हैं दवाइयाँ, उसके अंदर हम कौन सा एसिड यूज करते हैं? तो जनरली बहुत फेमस एसिड है जो हम यूज करते हैं, दैट इज योर बोरिक एसिड। बोरिक एसिड काफ़ी दवाइयों में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। बोरिक एसिड तो क्या होता है, तो हमारी दवाइयों को ट्रीट करने के, आंखों को ट्रीट करने के लिए आंखों की दवाइयों में गिरा जाता है ये बोरिक एसिड। नेक्स्ट है फिर आपका ब्रीथ एनालाइजर यूज्ड बाय पुलिस टू टेस्ट ड्रिंकिंग ड्राइवर्स वर्क ऑन केमिकल बेस ऑफ एसिड बेस रिएक्शन द पीएच। तो जो ब्रीथ एनालाइजर है, सांस को एनालाइज करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो सांस ले रहे हैं, तो अगर मान लो हमने कोई क्या बोलते हैं बेसिक चीज़ खाई है, क्षारीय चीज़ खाई है, तो क्या होगा, वो सांस में आएगी नजर। और कोई हम एसिड चीज़ भी ड्रिंक कर रहे हैं या पी रहे हैं, तो वो भी हमारे सांस में इफेक्ट आएगा उसका। तो ये कहना चाह रहा है जो ब्रीथ एनालाइजर पुलिस यूज करती है, तो पुलिस भी यूज करती है। अगर मान लो कोई ड्राइवर ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है, तो पुलिस क्या करेगी, ब्रीथ एनालाइजर लगाती है, उसके मुंह में पाइप लगाती है, ठीक है, जिससे एनालाइज कर पाती है कि इसने ड्रिंक करी है नहीं करी है। ड्रिंक करने का कैसे पता लगता है? देखो ड्रिंक बेसिकली क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल क्या है, एसिड है। एसिड का पीएच 7 से कम होता है, मैंने अभी बताया। तो उस पर मीटर पे आ जाता है उसकी पीएच की रीडिंग, तो उससे पता लग जाता है कि इसने एल्कोहल पिया है या नहीं पिया है। तो ये क्या बोलते हैं, सही बात है। तो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब कह रहा है पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क की 9.6। तो मिल्क की पीएच वैल्यू 9.6 है, ये गलत है। मिल्क की वैल्यू 9.6 नहीं होती, कम होती है। तो हमारे इस केस में स्टेटमेंट 1 ये सही है हमारा, तो स्टेटमेंट 1 सही है, मिल्क वाली स्टेटमेंट गलत है।
7 से थोड़ी कम होती है इसकी वैल्यू। गुड कंडक्टर है मैनी लूजली बाउंड। देखो कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है, सुचालक। सुचालक या कंडक्टर वो होते हैं जो ऊष्मा या विद्युत को क्या बोलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। तो गुड कंडक्टर हमारे वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। जब अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री मौजूद रहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो हमारी एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। तो गुड कंडक्टर हमारे ये वाला काम करते हैं। तो कह रहा है गुड कंडक्टर है मैनी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही बात है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसका आंसर आना चाहिए। तो फिफ्थ का आंसर आ जाएगा डी। तो कई सारे अगर मान लो हमारे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, तो ये जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे क्या करते हैं, ये काम आते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करवाने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हम कंडक्टर का यूज करते हैं। तो वायर वगैरह बेसिकली, तो वो जो वायर वगैरह जो हमारे हैं ना, वो कंडक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। यही वायर कंडक्टर है हमारे, इन्हीं वायर में इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड है, क्लोज नहीं है। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर डी। 6 देख लेते हैं। व्हाट इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया। यूरिया के अंदर कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं, एलिमेंट कौन कौन से मौजूद होते हैं। तो अगर आपको यूरिया का फॉर्मूला पता हो तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि यूरिया के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। सो आई विल राइट द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। सो द फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज CH4N2O। तो अब हमारे इसके अंदर कौन सा आंसर आना चाहिए। तो अभी अगर आपको फॉर्मूला पता है यूरिया का, ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि यूरिया का सूत्र क्या है, डायरेक्टली यूरिया का फॉर्मूला क्या है। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि कार्बन भी दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन भी दिख रहा है, नाइट्रोजन भी दिख रहा है, ऑक्सीजन भी दिख रहा है। तो द करेक्ट आंसर विल बी द डी। तो ये तत्व मौजूद होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इन सारे एलिमेंट को देखो, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर। ये कह रहा है विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स एग्जिस्ट फ्री इन द नेचर। इनमें से कौन से एलिमेंट हमारे नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर फ्रीली मिल जाते हैं, मुक्त रूप से विद्यमान है, मौजूद हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा 7th का वो आएगा बी, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, फ्री एक्सिस्टेंस नेचर। तो हमारा 7th का है आपका बी। तो सेकंड एंड थर्ड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड एंड प्लेटिनम ये फ्रीली अवेलेबल है। रीजन क्या है गोल्ड एंड प्लेटिनम क्यों, इसका आंसर देखो, कॉपर और सिल्वर तो हमारे ओर्स में मिलते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी ओर्स के बारे में बताया, क्लास में भी मैंने आपको ओर्स के बारे में बता रखा है। अयस्क जिसके अंदर धातु होती है और कुछ विशुद्धियाँ होती हैं, तो उस अयस्क से हम क्या करते हैं, विशुद्धियाँ अलग करके धातु निकाल लेते हैं, है ना, मेटल निकाल लेते हैं। अब गोल्ड और प्लेटिनम अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे आते हैं, तो इनके साथ गंदगी मिलने के बहुत कम चांस होते हैं, तो हम इनको इजीली ट्रीट कर सकते हैं। तो ये फ्रीली नेचर में एक्सिस्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं हमको। तो इनके चांस हैं गोल्ड के और प्लेटिनम के, जो सेकंड और थर्ड। इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है 8th, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड ने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की, ठीक है ना, केंद्रक की। अगर मान लो क्या बोलते हैं, कोई भी एटम है, परमाणु है, उसका केंद्रक उस रदरफोर्ड ने खोजा था। तो ये उसने खोजा था गोल्ड फॉइल के ऊपर। उसने क्या करा था, एक गोल्ड फॉइल ली थी, ठीक है, सोने की उसने एक फॉइल ली थी, परत ली थी, ठीक है ना, वक्र लिया था, जैसे हम क्या दिवाली में मिठाई खाते हैं, चांदी का वक्र लगा रहता है मिठाइयों के ऊपर, ऐसे उसने गोल्ड की फॉइल ली थी। गोल्ड की फॉइल पे उसने क्या करा था, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करी थी, बरसात कर दी थी अल्फा पार्टिकल्स की। तो उनमें से सारे पार्टिकल डिफ्रैक्ट हो रहे थे, कुछ पार निकल जा रहे थे, उनमें से एक पार्टिकल कईयों में से वापिस आया। तो वहां पे पता लगा कि यहाँ पे कोई एक चीज है जिसने पार्टिकल को सीधा वापस भेज दिया है। तो पता लगा कि इसके अंदर न्यूक्लियस है, केंद्रक है। तो हमारा 8th का आंसर आ जाएगा सी। रदरफोर्ड को इस न्यूक्लियस की खोज के लिए भी इसलिए जाना जाता है, केंद्र की खोज के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एन एटम ऑफ नाइट्रोजन हैज 7 प्रोटॉन्स, इट मास नंबर इज 14, हाउ मैनी आर न्यूट्रॉन्स इन प्रेजेंट एन एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे। तो 9th का आंसर क्या आ जाएगा, बी 7। देखो मैंने आपको बता रखा है कि एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान को एटॉमिक मास कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इसने कहा है कि एटॉमिक मास 14 है हमारा, ठीक है, और प्रोटॉन एटम में 7 प्रोटॉन बता रहा है। इसने पूछे हैं कि क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन निकाल लेंगे इजीली। तो 14 - 7 × 7, तो 7 आ जाएगा आंसर। तो न्यूट्रॉन हमारे 7, तो ये हमारा 7, इसका बी आंसर आ जाएगा। मैंने आपको क्लास में भी करवा रखा ये, ठीक है, बहुत सिंपल है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं।
ठीक है। एटम अगर मान लो कुछ किसी का भी एटॉमिक मास है तो हमारा एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है, ठीक है ना। विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग अकर्स इन NH4Cl, NH4Cl कैसी बॉन्डिंग दिखाता है, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हमारा ना आयनिक और कोवैलेंट दोनों बॉन्डिंग दिखाता है। आयनिक क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, जैसे सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन है एक एटम ले सकता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो इसके अंदर सोडियम, तो इसके अंदर क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन जब ऐसी रिएक्शन करते हैं तो उसे कहते हैं आयनिक, ठीक है ना। और अगर मान लो क्या बोलते हैं, जब शेयरिंग करके बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड शेयरिंग करके बनाता है, तो वैसी बॉन्डिंग होती है कोवैलेंट। तो दो टाइप की बॉन्डिंग होती है, आप मोटा मोटा समझ लो कि बॉन्डिंग मेनली दो टाइप की, आयनिक और कोवैलेंट। तो NH4Cl के अंदर दोनों टाइप की बॉन्डिंग शो होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 10th का सी, कि दोनों टाइप की बॉन्डिंग जो है वो शो होती है इसके अंदर। तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये थे 10th क्वेश्चन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, थोड़े साइंस के क्वेश्चन थे, तो आप इनको प्रिपेयर करना अच्छी तरीके से। पेपर का लिंक हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और स्टार्टिंग के वीडियो में भी है, हिंदी में पेपर है और इंग्लिश में भी है। और मैंने इंग्लिश वाला पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल मेथड से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छा प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।